नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल आयकर विषय से संबंधित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको मकान संपत्ति से आय शीर्षक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषय सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। मकान संपत्ति से आय अर्थात इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यह आय का दूसरा शीर्षक है और एक महत्वपूर्ण आय का शीर्षक माना जाता है। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर देयता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, कर भार का आधार क्या है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में आय की गणना मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य के आधार पर की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक किराया ही एकमात्र आधार नहीं होता है। वार्षिक किराए के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज़ द बेसिस ऑफ चार्ज द इनकम। ऐसा मकान या उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर दायित्व की गणना की जाती है जिसका स्वामी करदाता है या करदाता उस संपत्ति का माना गया स्वामी है। ओनर होना चाहिए या डीम्ड ओनर होना चाहिए। ऐसे मकान संपत्ति जिसे करदाता अपने व्यापार या पेशे के प्रयोग में रखता है इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती है। अर्थात यदि कोई मकान या मकान का कोई भाग भूस्वामी ने, मकान संपत्ति के स्वामी ने, करदाता ने अपने व्यापार के या पेशे के प्रयोग में रखा हुआ है तो उसको हम इस शीर्षक में कर योग्य नहीं करेंगे। उस पर आय का निर्धारण व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में किया जाएगा। यदि करदाता ने व्यापारिक रहतिये के रूप में मकान संपत्ति रखी है और गत वर्ष में उसे किराए पर दी गई है तो इस संपत्ति से प्राप्त आय को मकान संपत्ति से आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, व्यापारिक प्रयोग में काम आ रही है तो गणना नहीं की जाएगी, लेकिन व्यापारिक रहतिये के रूप में रखी है, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में हाउस प्रॉपर्टी है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी गई है, किराए पर दे दी गई है, तो जो किराया होगा, क्योंकि गत वर्ष में किराए पर दी गई है, तो उस स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 22, 23 और 24 के अंतर्गत हम मकान संपत्ति से शीर्षक में इस मकान संपत्ति पर भी गणना करेंगे। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें, बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं कुछ ये, जिनके आधार पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर देयता का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1, मकान संपत्ति में भवन, उससे लगी हुई जुड़ी हुई भूमि जैसे गार्डन, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, कोर्टयार्ड, इन सबको हम इसमें शामिल करेंगे। ऐसी भूमि जो भवन के साथ ना लगी हो, अर्थात खाली भूभाग है, प्लॉट है, तो उस प्लॉट से कोई प्राप्त इनकम है तो इसे इस शीर्षक में कर योग्य नहीं करा जाएगा। ठीक है, केवल आपने कोई भूभाग को, कोई खाली मैदान को किराए पर दिया, आय प्राप्त की, तो उस केवल खाली भूभाग से प्राप्त आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। उस पर कर का निर्धारण या तो अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में किया जाएगा या व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में किया जाएगा। जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार उसका कर, आयकर की गणना की जाएगी, आय की गणना की जाएगी। लेकिन केवल भूमि है, प्लॉट है, तो उसकी गणना, उससे संबंधित आय की गणना मकान संपत्ति से आय शीर्षक में नहीं की जाएगी। यदि किसी भवन में एक से अधिक आवासीय इकाइयां हैं, जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल का मकान है, या फ्लैट्स हैं, एक ही मंजिल में 4 फ्लैट बने हुए हैं और हर फ्लैट में अलग अलग लोग रह सकते हैं, तो प्रत्येक आवासीय इकाई या फ्लैट को अलग मकान संपत्ति मान करके आय की गणना करेंगे। यदि मकान संपत्ति को किराए पर देना करदाता का व्यापार है तो ऐसे आय व्यापार व पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होती है।
यदि करदाता किसी मकान संपत्ति का स्वामी नहीं है और वह इस संपत्ति को किराए पर देकर आय अर्जित करता है तो ऐसी आय इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होती है, अर्थात शिकमी किराएदार से प्राप्त आय अन्य स्रोतों से आय या व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। शिकमी किराएदार का अर्थ यह होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मकान संपत्ति में स्वयं किराएदार है और वह स्वयं किराएदार की हैसियत से किसी अन्य व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को उस मकान संपत्ति को या उस मकान संपत्ति के किसी शेष भाग को किराए पर दे देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 4 कमरों का एक मकान किराए पर लिया, वो स्वयं किराएदार है और उसने उन 4 कमरों में से एक कमरा अपने किसी परिचित को, रिश्तेदार को, किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया और वो इससे कुछ लाभ प्राप्त कर रहा है। तो ये शिकमी किराएदारी हो गई कि जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति किराए पर भू संपत्ति दे रहा है, मकान संपत्ति दे रहा है जो स्वयं स्वामी नहीं है और किराएदार है। तो इस प्रकार शिकमी किराएदारी जो होगी उससे प्राप्त आय, उससे अर्जित आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी क्योंकि वो स्वामी नहीं है, वो शिकमी किराएदारी है और इसकी गणना अन्य स्रोतों से आय में या व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में की जाती है। यदि मकान संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विवाद है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो ऐसी दशा में गत वर्ष के दौरान जिस व्यक्ति के अधिकार में संपत्ति होती है, जो व्यक्ति इससे लाभ प्राप्त करता है, कर निर्धारण के दृष्टिकोण से वही व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी भी माना जाता है और उसी के कर निर्धारण में, उसी के आय कर निर्धारण में इस संपत्ति से प्राप्त आय की गणना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट है, यदि मकान संपत्ति करदाता ने अपने व्यापार की सुविधा व सुरक्षा के लिए किराए पर दी है तो इस प्रकार प्राप्त किराए से आय व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यापारिक इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ अपने व्यापार की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, किसी सुरक्षा एजेंसी को, पुलिस को अपना कुछ भाग, अपनी संपत्ति का कुछ क्षेत्रफल मकान संपत्ति किराए पर दे सकती है। तो इस प्रकार इन सेवा प्रदाताओं के द्वारा प्राप्त आय जो व्यापार की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए किराए पर दी गई है, वो किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य ना होकर के व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। यदि करदाता, नेक्स्ट पॉइंट, यदि करदाता अपने व्यापार या पेशे से संबंधित कर्मचारियों को व्यापार एवं पेशे के हित में रहने के लिए किराए पर देता है तो इस प्रकार प्राप्त मकान संपत्ति से प्राप्त आय व्यापार एवं पेशे की आय मानी जाती है। व्यापार या पेशे के कर्मचारी हैं, वो पेशे की प्रकृति के कारण, व्यापार की प्रकृति के कारण वहाँ से जाते नहीं हैं और उसी व्यापारिक स्तर में व्यापार के लाभ के लिए, व्यापार एवं पेशे के हित के लिए मकान संपत्ति में रहते हैं करदाता की, और करदाता उनसे किराया लेता है। तो इस प्रकार प्राप्त किराया की गणना मकान संपत्ति से आय शीर्षक में नहीं की जाएगी, व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में की जाएगी। नेक्स्ट नंबर 8 पॉइंट, यदि मकान संपत्ति भारत में स्थित नहीं है, भारत के बाहर स्थित है, तो इस मकान संपत्ति से आय केवल साधारण निवासी की दशा में ही कर योग्य होगी। असाधारण निवासी एवं अनिवासी करदाता होने की दशा में इस विदेशी मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय भारत में कर योग्य नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मकान संपत्ति का स्वामी मकान संपत्ति के साथ कुछ सेवाएं जैसे बिजली, पानी, लिफ्ट की सुविधाएं प्रदान करता है या कुछ अन्य संपत्तियां मकान के साथ साथ फर्नीचर, कूलर, एसी, मशीनरी भी प्रदान करता है, तो इस प्रकार जो उसे किराया मिल रहा है वो संयुक्त किराया मिल रहा है, कंपोजिट रेंट मिल रहा है। मकान का भी किराया ले रहा है, उसी के साथ साथ अन्य सुविधाओं का भी किराया ले रहा है, सेवाओं का भी किराया ले रहा है, और जो अतिरिक्त उसमें फर्निश्ड है, जो उसमें संपत्तियां प्रदान की गई हैं, फर्नीचर, कूलर, एसी, प्लांट, उनका भी किराया ले रहा है।
तो इस कंपोजिट रेंट में से केवल मकान संपत्ति से संबंधित किराया ही इस शीर्षक में कर योग्य होगा, मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। और जो अन्य सेवाओं से संबंधित किराया है, अन्य संपत्तियों से संबंधित किराया है, उसको अलग करके अन्य स्रोतों से आय में या व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य किया जाता है। लेकिन यदि अगर ऐसा है कि संयुक्त किराए में से अलग अलग किया जाना संभव नहीं है, इनसेपरेबल है, ये संभव नहीं है कि हम मकान संपत्ति से संबंधित किराया अलग कर लें और संबंधित संपत्तियों और सेवाओं का किराया अलग कर लें, ये संभव नहीं है। तो इस दशा में समस्त संयुक्त किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। वह समस्त किराया या तो अन्य स्रोतों से आय में शामिल किया जाएगा या व्यापार एवं पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग्य किया जाएगा, जैसी परिस्थिति होगी। लेकिन ध्यान रखिए, संयुक्त किराया कभी भी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा पेइंग गेस्ट को रखने से प्राप्त किराया। पेइंग गेस्ट या पीजी पर यदि किसी व्यक्ति को करदाता के द्वारा गत वर्ष में रखा गया है तो इस प्रकार प्राप्त किराया भी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। यह अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य माना जाता है या व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में किया जाता है। याद रखिएगा कि पीजी या पेइंग गेस्ट के रूप में जो किराया करदाता को प्राप्त होगा वह मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई मकान संपत्ति दुकान के रूप में किराए पर दी गई है या किसी व्यक्ति को भूस्वामी के द्वारा, संपत्ति के स्वामी के द्वारा कोई मकान संपत्ति व्यापार करने के उद्देश्य से किराए पर दी गई है, दुकान के रूप में किराए पर दी गई है, तो जो भी किराया प्राप्त होगा उस संपत्ति से जो भी आय होगी वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, क्योंकि करदाता स्वयं व्यापार नहीं कर रहा है, करदाता ने उसे किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दिया है और किराए पर यदि दिया है तो वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य मानी जाएगी। अब हम देखेंगे मकान संपत्ति से आय शीर्षक में पूर्णतः करमुक्त मकान संपत्तियाँ। कुछ ऐसी मकान संपत्तियाँ हैं जिनसे प्राप्त किराया, जिनसे प्राप्त आय की गणना मकान संपत्ति से आय शीर्षक में नहीं की जाती है, ये एग्जम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले नंबर 1 है भारतीय रियासत के एक राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य। पुराने हमारे जो राजा थे उनके बहुत सारे महल आज भी हैं और राजवंश के जो उनके उत्तराधिकारी हैं वे उन भवन का, महल के स्वामी माने जा सकते हैं। तो पुरानी रियासतों के राजा का एक महल का वार्षिक मूल्य, यदि वो महल किराए पर नहीं दिया गया है तो वो महल पूर्णतः करमुक्त होगा। यदि महल को किराए पर दिया गया है, अंशतः कुछ भाग महल का, कुछ भाग किराए पर दे दिया गया, कुछ भाग स्वयं के रहने के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो फिर जितना भाग स्वयं के रहने के प्रयोग में आ रहा होगा वो करमुक्त हो जाएगा और जो किराए पर दिया गया होगा वह कर योग्य होगा। कृषि भूमि या उसके निकट कोई फार्म हाउस, ये भी करमुक्त होता है। स्वयं के रहने के प्रयोग में कोई मकान संपत्ति, यदि कोई एक मकान स्वयं के रहने के प्रयोग में आ रहा है करदाता का तो वह करमुक्त होगा। करदाता द्वारा अपने व्यापार व पेशे के प्रयोग में की जाने वाली मकान संपत्तियाँ, प्रत्येक मकान संपत्ति जो करदाता के मकान संपत्ति के स्वामी के व्यापार में या उसके पेशे के प्रयोग में आ रही है वो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, वो अन्य शीर्षक में कर योग्य होगी। राजनीतिक पार्टी की मकान संपत्ति, भारत में जो अनुमोदित राजनीतिक पार्टियां हैं जो अधिकृत हैं उनकी मकान संपत्तियां करमुक्त होती हैं, उन पर कर की गणना नहीं की जाती। स्थानीय प्राधिकरण की मकान संपत्ति जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर पंचायत, इस तरह की स्थानीय प्राधिकरण होते हैं, इन प्राधिकरणों की मकान संपत्तियां करमुक्त होती हैं। अनुमोदित वैज्ञानिक शोध संस्थान की मकान संपत्ति जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस,
इनकी हाउस प्रॉपर्टी भी एग्जम्प्ट होती हैं, उन पे आयकर की गणना नहीं की जाएगी। अनुमोदित पुण्यार्थ ट्रस्ट की मकान संपत्ति, जो भी धार्मिक महत्व के ट्रस्ट हैं, पुण्यार्थ के उद्देश्य से बनाए गए हैं और आयकर विभाग के द्वारा अनुमोदित है, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है, उनकी मकान संपत्तियां भी करमुक्त होती हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान व चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है, उनसे संबंधित मकान संपत्ति भी करमुक्त होती है। पंजीकृत श्रम संघ की मकान संपत्ति, जो भी रजिस्टर्ड लेबर यूनियन है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी भी एग्जम्प्ट होंगी। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड या खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान से संबंधित मकान संपत्तियां भी करमुक्त होती हैं, उनमें आयकर की गणना नहीं की जाती है। अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनुमोदित कोई वैधानिक निगम है, संस्थान है या संघ है, उससे संबंधित मकान संपत्तियां भी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में करमुक्त होती हैं, उनमें आय की गणना नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त भारत में पंजीकृत श्रम संघ की मकान संपत्ति से आय भी इस शीर्षक में करमुक्त होती है, उस पर आय की गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार हमने मकान संपत्ति से आय शीर्षक में ये प्रथम वीडियो पूरा किया है। अभी इसमें आगे के 2 या 3 वीडियो हम और प्रस्तुत करेंगे। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई आपका सुझाव हो तो सदैव आमंत्रित हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।